हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासिक यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भाग 2 संविधान का, जो हमारा सीरीज चल रहा है अमीन पटवारी और व्यापम के साथ साथ पीएससी के जितने होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए जो आपका संविधान का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 कर चुके हैं जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक का डील करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमें डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, भाग 2। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं भाग 2। भाग 2 में हमें पढ़ना है किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। नागरिकता, ठीक है ना। भाग 2 में हमें किसके बारे में पढ़ना है, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप, अब ये जो सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप में हमें कौन से अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 8 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक पढ़ना है। ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से लेके हमें अनुच्छेद 11 तक डील करना है। और ये जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमें पढ़ना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 11। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 11 इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं आपका जब नागरिकता पढ़ते हैं ना, तो नागरिकता पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है सोर्स, जो स्रोत है, जो नागरिकता कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया। इससे पहले जब हम संविधान का स्रोत पढ़े, संविधान का सोर्स पढ़े, वहां इसके बारे में डील कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि जो संविधान का स्रोत है ना, संविधान जो है सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है ना, ब्रिटेन से क्या किया गया है, आपका सिटीजनशिप अडॉप्ट किया गया। कहां से, ब्रिटेन से। अब आते हैं जब हम नागरिकता पढ़ते हैं तो नागरिकता में हमें दो चीजों के बारे में सुनने को मिलता है। एक तो होता है एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। ठीक है ना, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। जैसे मैं बोलूं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, नागरिकता लिया गया है, तो नागरिकता लिया गया है तो ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है ना, एकल नागरिकता है कहां पे, ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में एकल नागरिकता यहीं से अडॉप्ट किया गया है, तो भारत में कैसे, भारत में भी कैसा नागरिकता है, भारत जो है, भारत भी कैसा नागरिकता देता है, भारत में कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में भी क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है ना, भारत में भी क्या है, एकल नागरिकता। चलिए, अभी मैंने बताया कि आपको कि दो चीजों के बारे में पता चलता है जब हम नागरिकता पढ़ते हैं, दो चीजों के बारे में डील करते हैं। एक तो होता है एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है, कैसा। एक तो है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दूसरा है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एकल नागरिकता जो है ना, एक तो ब्रिटेन और इंडिया, यहां पे क्या है, एकल नागरिकता है। अगर मैं बोलूं अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है ना, डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। कहां पे, अमेरिका। अब मैं दोनों में अगर डिफरेंस देखना चाहूं तो एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि मान लो मैं क्या बोलूं, मैं फ्रांस का एक क्या हूं, फ्रांस का एक सिटीजन हूं, फ्रांस का मैं क्या हूं, एक सिटीजन हूं, वहां का क्या हूं, एक नागरिक हूं। कहां का, फ्रांस का। अब मुझे क्या करना है कि फ्रांस का नागरिक होते हुए भी मुझे क्या लेना है, इंडिया का नागरिकता लेना है। कि मैं क्या बनना चाहता हूं, इंडिया का नागरिक बनना चाहता हूं, भारत का सिटीजनशिप लेना चाहता हूं। जब भारत का मुझे अगर सिटीजनशिप लेना पड़े, उसके लिए प्रोसेस है, उसका प्रोसेस हम देखेंगे आगे। अब मुझे यहाँ पे बताना है एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में। तो इस केस में क्या है, जो भारत जो है नागरिकता देने से इनकार करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कहां का नागरिकता है, फ्रांस का नागरिकता है। तो आपके पास एक तो नागरिकता है पहले से नागरिकता है, तो यहां से नागरिकता नहीं ले सकते, क्योंकि आप पहले से नागरिकता ले चुके हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है। अगर डबल नागरिकता होता तो इस यहाँ के नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का भी क्या बन जाओ, आप नागरिक बन जाओ, यहाँ का भी सिटीजनशिप आप ले लो। लेकिन अब मैं यहीं पे अगर मैं अमेरिका के केस में देखूं, मैं फ्रांस का क्या हूं, फ्रांस का मैं नागरिक हूं। अब फ्रांस का नागरिक होते हुए भी मुझे क्या लेना है, अमेरिका का क्या लेना है, नागरिकता लेना है। तो अमेरिका का नागरिकता लेना है, तो अमेरिका क्या देता है, दोहरी नागरिकता देता है। तो फ्रांस का नागरिक होते हुए भी क्या करेगा, अमेरिका आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगा, सिटीजनशिप। तो आप एक देश के नागरिक होते हुए भी अमेरिका का भी क्या ले सकते हो, नागरिकता ले सकते हो। क्योंकि अमेरिका क्या देता है, दोहरी नागरिकता देता है। तो एक देश के होते हुए भी आप क्या कर सकते हो, अमेरिका का नागरिक। इसका मतलब है आपके पास दो सिटीजनशिप हो गया, एक तो फ्रांस का और एक कहां का,
अमेरिका, ठीक है ना। बट अब मैं इसके अपोजिट देखूं, अगर मैं इंडिया का लेना चाहूँ, फ्रांस के होते हुए मैं कहाँ का लेना चाहूँ, इंडिया का लेना चाहता हूँ, तो इंडिया नहीं देगा, क्योंकि इंडिया क्या रखता है, एकल नागरिकता रखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता। अब आते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 11 के बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या चीजें लिखा है, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद 11। अब अनुच्छेद 11 देखता हूं ना, तो अनुच्छेद 11 बोलता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास क्या है, एक पावर है, ठीक, संसद के पास पावर है, ठीक है ना, कि वो क्या कर सकता है, नागरिकता दे सकता है, नागरिकता क्या कर सकता है, दे सकता है, या फिर नागरिकता छीन सकता है, नागरिकता दे सकता है, या फिर नागरिकता क्या कर सकता है, छीन सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास, ठीक है ना। किसके पास पावर है, संसद के पास, कि वो क्या कर सकता है, किसी को नागरिकता दे सकता है और किसी से नागरिकता ले सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है, तो ये जो आपका नागरिकता लेने और नागरिकता छीनने के लिए या फिर नागरिकता लेने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अब अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है अलग अलग जो मिनिस्ट्री है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। तो आपका ये जो नागरिकता लेना या फिर देना है ना, नागरिकता लेना या फिर देना है पार्लियामेंट का, ठीक, पार्लियामेंट के पास पावर है। और ये जो है ना नागरिकता लेने और देने का, ये जो है ना ये विभाग कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके पास है, ठीक है ना। ये जो विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, क्या चीज, नागरिकता देने वगैरह, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, एक सक्षम अधिकारी नियुक्त हुआ रहता है कि नागरिकता से रिलेटेड जैसे एप्लीकेशन जाना है, तो एप्लीकेशन को देखने, ठीक है ना, चेक करने, जांच करने के लिए सबके लिए क्या होता है, सक्षम अधिकारी होता है। और ये जो है किसके अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे ये समझ में आ गया कि नागरिकता है, नागरिकता देना या फिर लेना, नागरिकता देना या फिर नागरिकता छीनना, ये किसके पास पावर है, ये संसद के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। और कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है ना। हम अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में डील किया जाता है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसी तरह भारत में भी क्या है, एकल नागरिकता है। लेकिन जब हम अमेरिका के लिए देखते हैं तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। इसको हम डिटेल में समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि नागरिकता किन किन ग्राउंड्स पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। नागरिकता किन किन ग्राउंड्स पे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए एक अधिनियम लाया गया, ठीक है ना। कौन सा अधिनियम, भारतीय, ये जो है ना आपका जो सिटीजनशिप है देने के लिए या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड एक क्या आया गया, अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, अधिनियम 1955, ठीक है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसके तहत जो आपको नागरिकता देना है, ठीक है ना, आप या फिर आपसे नागरिकता छीनना है, उस सभी प्रावधानों को कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में सारी चीजों के बारे में डील किया गया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे अगर भारत का नागरिक बनना है, भारत का नागरिकता लेना है, ठीक है, नागरिकता लेना, ठीक, भारत का नागरिकता लेना है तो 5 ग्राउंड्स पे लूंगा, ठीक है ना। नागरिकता, भारत में नागरिकता कितने ग्राउंड्स पे मिल सकता है, 5 ग्राउंड्स पे। कितने ग्राउंड्स पे, 5 तरीके से 5 ग्राउंड्स पे क्या मिल सकता है आपको, भारत का नागरिकता मिल सकता है। पहला अगर मैं ग्राउंड्स बोलूं तो जन्म से, ठीक है, पहला ग्राउंड्स बोलूं तो जन्म से, ठीक है, पहला ग्राउंड्स जन्म से। अगर मैं दूसरा ग्राउंड्स बोलूं, दूसरा किस तरह से आपके वंशानुक्रमण से भी एक करके डील करेंगे इसके बारे में, वंशानुक्रमण। तीसरा होता है रजिस्ट्रीकरण, चौथा होता है देशीकरण, चौथा क्या होता है, देशीकरण। और 5वां हमें पढ़ना है भू अर्जन। तो आपको भारत का नागरिकता इन 5 ग्राउंड्स पे मिल सकता है। पहला तो जन्म से, दूसरा आपका वंशानुक्रमण से, तीसरा रजिस्ट्रीकरण से, चौथा देशीकरण से और 5वां है भू अर्जन से। अब इसके बारे में डील करते हैं। ये चीजों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना। अब मुझे अगर जन्म से भारत का क्या लेना है, नागरिकता लेना है। अब यहाँ पे क्या है, भारत आपका भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में लिखा गया है कि आपको अगर जन्म से नागरिकता दिया जाए तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, क्या आपका क्राइटेरिया है इसके लिए, जन्म से के लिए, कि आपका जो जन्म है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता किस ग्राउंड पे मिलता है, जन्म से, ठीक है ना। इससे पहले जो थे नागरिक थे वो तो भारत के नागरिक हैं ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हर एक व्यक्ति उसको क्या दिया जाएगा, जन्म से इस ग्राउंड पे क्या मिलता है, आपका नागरिकता मिलता है। दूसरा आता है वंशानुक्रमण। वंशानुक्रमण क्या होता है कि जैसे आपका जन्म हो रहा है और जन्म के समय आपका जन्म हुआ है, जन्म कब, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जन्म हो रहा है, और जन्म के समय आपके माता पिता में से किसी एक, ठीक है ना, आपके माता पिता में से किसी एक के पास क्या हो, भारतीय नागरिकता, ठीक है ना, माता पिता में से किसी एक के पास क्या हो, भारतीय नागरिकता हो, तो आपको आपके माता या पिता का नागरिकता मिले, ठीक। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति जिसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक, ठीक है ना, या तो माता हो सकता है या तो पिता, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो आपको उसको क्या मिलेगा, उस बच्चे को भारत का नागरिकता मिलेगा। लेकिन किस ग्राउंड पे, वंशानुक्रमण के ग्राउंड से। जैसे मैं बोल दूं कि भारत का कोई लड़का है, ठीक, भारत का कोई लड़का है जिसके पास क्या भारत का नागरिकता है, वो कोई किसी विदेशी से क्या कर लिया, शादी कर लिया। जैसे मान लो कि अमेरिका की किसी लड़की से क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब उसका जो बच्चा होगा, उसका बच्चा जो होगा भारत का नागरिक है उसके पिता, ठीक, भारत का नागरिक है उसके पिता, तो उसको जो बच्चा होगा उसको पिता का क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, पिता का नागरिकता। तो वहां से वंशानुक्रमण से क्या है, उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है ना। तो वंशानुक्रमण के अनुसार उनके पिता कहाँ है, भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के कारण क्या है, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए। उसके बाद आते हैं तीसरा है रजिस्ट्रीकरण से। रजिस्ट्रीकरण का मतलब है कि भारत में कोई व्यक्ति, अगर मान लो कि भारत क्या है, क्राइटेरिया क्या है, निर्धारित है कि अब अगर आप क्या कर रहे हो, भारत में 7 वर्ष तक रह रहे हो, ठीक, भारत में आप 7 वर्ष तक रह रहे हो, 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हो, या फिर भारत जो सरकार है ना, भारत सरकार की सेवा में है आप, ठीक है, 7 वर्ष तक भारत के टेरिटरी में रह रहे हो, या फिर भारत की टेरिटरी में रहने के अलावा अगर आप 7 साल तक भारत सरकार के अधीन किसी कार्य में हो, तो आपको क्या है, रजिस्ट्रीकरण के थ्रू क्या मिल सकता है, रजिस्ट्रीकरण के थ्रू आपको क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता है, ठीक है ना। कि मैं बोलूं कि 7 वर्ष तक, या तो कोई व्यक्ति क्या रहे, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, या फिर, ठीक है, मिनिमम जो टाइम है 7 वर्ष तक, वो क्या किया, भारत सरकार के अधीन सेवा में, भारत सरकार के अधीन कोई सेवा है, वहां पे क्या हो, आप सेवा दे रहे हैं भारत सरकार को, किसी न किसी कारणों से आप क्या कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रीकरण के थ्रू आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। अगर अगला देखते हैं देशीकरण। अब देशीकरण में क्या है कि आपको जैसे भारत का नागरिकता लेना है, और किस ग्राउंड्स पे लेना है, देशीकरण के ग्राउंड्स पे लेना है, तो आपको मिनिमम 12 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, 12 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। और आपको अगर किसी दूसरे देश के नागरिक हो तो आप उस देश को नागरिकता आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, भारत का नागरिकता मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देशीकरण के हिसाब से लूं, किसी को नागरिकता देना है, तो आपको 12 वर्ष तक, ठीक है ना, 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक, भारत में रह रहा हो, ठीक, भारत में वो व्यक्ति जो है 12 साल तक रह रहा हो, और साथ ही साथ
आपको जो आप पहले जो नागरिक किसी देश के आप नागरिक हो, उस देश की नागरिकता क्या करना पड़ेगा, उस देश की नागरिकता आपको त्यागना पड़ेगा। नागरिकता क्या करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिल सकता है, भारत का नागरिकता मिल सकता है। ठीक है ना। चलो पांचवा देखते हैं भू अर्जन से। अब भू अर्जन के ग्राउंड पे किसी को नागरिकता कैसे मिल सकता है कि जैसे मान लो भारत कोई देश को क्या कर लिया, जीत के अपने में मिला लिया, एक्वायर कर लिया। अब ये इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अगर कोई किसी भी देश को जीत के अपने में मिला सकता है, कौन से अनुच्छेद में पढ़े हैं, इससे पहले हम अनुच्छेद 2 में पढ़े। अनुच्छेद 2 में पढ़े कि भारत चाहे तो किसी देश को जीत के उसके भूमि को क्या कर सकता है, भारत में सम्मिलित कर सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत में जो सम्मिलित कर रहा है किसी देश को, तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भी तो भारत के अंदर आ गए, भारत के अधीन हो गए, भारत के अंदर आ गए। अब क्या करना है, उनको भी नागरिकता है, अब उनको भी तो नागरिकता देना है, तो वो किस हिसाब से मिलेगा, भू अर्जन के हिसाब से। भारत क्या कर ले, कोई एक्वायर कर ले, कोई जगह कोई देश को क्या कर ले, जीत के अपने में मिला ले, तो वहां के जो नागरिक हैं उनको भू अर्जन के हिसाब से क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं भूमि अर्जन किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया है, तो वहां के जो जिस भूमि को अर्जन किया गया वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग को किसके हिसाब से नागरिकता दिया जाएगा, किस ग्राउंड पे, भू अर्जन के ग्राउंड पे क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस ये 5 ग्राउंड है, 5 ग्राउंड के हिसाब से क्या है, आपको नागरिकता मिलता है। अगर मैं जन्म से बोलूं तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, उसको क्या है, भारत का नागरिक जन्म से दिया जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम वंशानुक्रमण के बारे में। वंशानुक्रमण में क्या है कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात हुआ हो, और जो आपके माता पिता में से कोई एक, आपके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो, तो आपको भी क्या मिलेगा, माता पिता का नागरिकता मिलेगा, जो भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद तीसरा पढ़े हम रजिस्ट्रीकरण के बारे में। रजिस्ट्रीकरण का मतलब है कि 7 वर्ष तक आप या तो भारत में रह रहे हो, और 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हो, या फिर क्या किए हो, 7 वर्ष तक आप भारत की सरकार की सेवा में किसी न किसी रूप में क्या करे, भारत सरकार को सेवा दे रहे हो, तो आपको किस हिसाब से मिलेगा, आपको नागरिकता, सिटीजनशिप, रजिस्ट्रीकरण के साथ। अब आते हैं देशीकरण के हिसाब से। अगर आपको लेना है तो आपको कम से कम भारत में 12 साल तक रहना पड़ेगा। रहने के साथ साथ जो आप पहले जिस देश के नागरिक थे, उस देश का नागरिकता आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब आपको क्या है, देशीकरण के हिसाब से आपको नागरिकता मिलेगी। उसके बाद आते हैं 5वां भू अर्जन के हिसाब से। मान लो भारत देश क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंट्री को जीत के अपने में एक्वायर कर रहा है, अपने में मिला रहा है, तो उस ग्राउंड पे जो वहां के जिस देश को मिलाया गया, वहां के जो लोग हैं, वहां को भू अर्जन के हिसाब से क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ठीक है ना। अब नागरिकता लेने का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद जो नागरिकता छीनना है, कैसे कैसे छीना जा सकता है, या फिर कैसे आप क्या कर सकते हो, नागरिकता से आप वंचित हो सकते हो, उसके बारे में देखें। जैसे मुझे नागरिकता लेना है, जैसे मैं बोला कि मुझे रजिस्ट्रीकरण से नागरिकता लेना है, तो रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक जो आपका सिटीजनशिप के लिए क्या है, वेबसाइट है, वहां पे आप क्या करोगे, बेसिक डिटेल वगैरह डालोगे, जो शुल्क है वो पे करोगे, और जो आपका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप क्या करोगे, अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्या है, वो जो सारी चीजें हैं सक्षम अधिकारी के पास जाएगा। अब उसके बाद क्या है, सक्षम अधिकारी देखेगा कि आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सही है कि नहीं, उसके हिसाब से क्या है, आपको नागरिकता वहां से दिया जाएगा। अब नागरिकता दे दिया जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना नागरिकता कार्ड क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आपका जो नागरिकता है आपसे छीना कैसे जा सकता है, नागरिकता आपसे कैसे छीना जा सकता है उसके साथ। मैं बोला कि पहला आपका नागरिकता से आपको वंचित कैसे किया जा सकता है, वंचित किया जाना, नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है। पहला तो अगर आप क्या कर दिए, नागरिकता त्याग दिए। ठीक है। पहला आप क्या है, नागरिकता क्या कर दिए, त्याग दिए। तो नागरिकता त्याग दिए तो भारत से नागरिकता आपसे क्या कर लिया जाएगा, त्यागने पर, नागरिकता क्या करने पर, त्यागने पर आपसे नागरिकता ले लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा ग्राउंड आता है कि अगर आपके पास पहले से किसी देश का नागरिकता है, अगर आपके पास पहले से किसी देश का नागरिकता है, पहले से किसी देश का आपके पास क्या है, नागरिकता है, किसी देश का नागरिकता है, तो आपसे क्या कर लिया जाएगा, नागरिकता है तो भारत का नागरिकता आपसे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, नागरिकता छीन लिया। ठीक है, छीन लिया जाएगा। और मैं बोल सकता हूं कि अगर आप क्या हो,
जो आपका जो आतंकी काम वगैरह में आप क्या हो इन्वॉल्व हो, उस केस में भी आपसे क्या कर लिया जा सकता है, आतंकी काम में आप क्या हो इन्वॉल्व हो, उस केस में भी क्या कर लिया जा सकता है, आपसे नागरिकता छीना जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे क्या किया जा सकता है, नागरिकता छीना जा सकता है। या तो आप त्याग दो, या तो आप क्या है किसी दूसरे देश का पहले से नागरिक हो और आप कपट से क्या कर लिए, भारत का भी नागरिकता ले लिए, किसी आपका जो होता है ना, ठीक है ना, किसी भी कारणों से आप क्या कर लिए, भारत से भी नागरिकता ले लिए। उस केस में अगर पता चलता है तो भारत से क्या कर दिया जाएगा, आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद क्या है, आतंकी काम में अगर आप इन्वॉल्व हो, उस केस में भी आपका नागरिकता छीना जा सकता है। ठीक। अब आते हैं जो आपका 1955 जो अधिनियम था, 1955 अधिनियम में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है ना। एक संशोधन किया गया कब, 2019 में। ठीक, 2019 में क्या किया गया, एक पढ़ते हैं अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। आपका जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, 1955, इस 1955 की भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कुछ चेंजेस किया गया। कब, 2019 में। ठीक है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, जिसको बोलते हो CAA। 2019। अब इसमें क्या क्या चीजें था, इससे पहले हम पढ़े हैं कि आपको जो अगर भारत का नागरिक बनना है, रजिस्ट्रीकरण के हिसाब से आपको भारत का नागरिक बनना है, तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 7 साल तक आपको क्या रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। अगर आपको देशीकरण से क्या करना है तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 12 साल रहना पड़ेगा। अब इसको क्या कर दिया गया, शिथिल कर दिया गया, इसको कम करके, शिथिल करके, ठीक है ना, शिथिल करके कम करके क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया। ठीक, 5 वर्ष कर दिया गया। और 3 देश, ठीक है, 3 देश के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों के जो 6 धर्म के लोग, ठीक, कौन कौन सा धर्म में बता दे रहा हूं मैं, 6 धर्म के लोग हैं, वो अगर दिसंबर 2014 के पहले, ठीक, दिसंबर 2014 के पहले क्या किए हैं, दिसंबर 2014 के पहले क्या किए हैं, भारत आए, ठीक है ना, भारत आए हैं, तो उनको क्या दिया जाएगा, भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और वो 6 धर्म कौन कौन से हैं, ठीक है ना, एक तो है हिंदू, पाकिस्तान, आपका जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों देश के 6 धर्म, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख, ठीक है ना, सिख, इन 6 धर्मों के लोग जो है ना, दिसंबर या फिर एग्जैक्ट डेट बोलो तो 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत आए हैं तो उनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, उनको क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, इनको क्या दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक, इनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत आए हैं उस केस में। ठीक है, तो आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 क्या था, 1955 वाला जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ना, उसमें कुछ चेंजेस किया गया। जो आपका मिनिमम टाइम था, जो 7 साल था रजिस्ट्रीकरण के लिए और 12 साल क्या था आपका देशीकरण के, उसको शिथिल करके क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। और 3 देश जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इनके जो 6 धर्म, जो अलग अलग 6 धर्म के जो लोग हैं, जिसमें कौन कौन सा धर्म, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, ये 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आए हैं तो उनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, उनको क्या दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, चल अब यहाँ पे अब एक सवाल, बहुत सवाल उठा था इसके केस में कि क्या छठी अनुसूची में जो क्या है, राज्य है, उनपे ये लागू होगा। छठी अनुसूची में जो राज्य है उन पे लागू होगा, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है क्या उनमें भी लागू होगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है ना, ये जो छठी अनुसूची में जो जितने भी राज्य हैं
उनमें क्या है, ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ना, ये लागू नहीं होता। ठीक है ना। साथ ही साथ आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, यहाँ पे भी आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता। ये दो चीजें याद रखिएगा। छठी अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में क्या नहीं होता, ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लागू नहीं होगा। साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, वहां पे भी क्या है, ये लागू नहीं होगा। आपका जो अब यहाँ पे पाकिस्तान जो बांग्लादेश और जो आपका मुस्लिम है, मुस्लिम को ये जो है ना, ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हुआ था, उसमें मुस्लिमों को क्या है, इंक्लूड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ कितने आपके धर्म, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई, इन 6 धर्मों को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया। ठीक है ना। चल, तो ये तो हो गया आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जो 1955 वाला जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम था, उसमें क्या किया गया, चेंजेस लाया गया। आपका जो 7 साल रजिस्ट्रीकरण के लिए था, 12 साल क्या था आपका देशीकरण के लिए था, उसको शिथिल करके कम करके क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। और जो आपके 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, ठीक है ना, इन तीनों देश से जो अलग अलग जो 6 धर्म के लोग हैं, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और हिंदू, इनको क्या किया गया, घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। अगर वो कब से आए हैं भारत, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आए हैं उसके से, ठीक है, उनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, उनको क्या दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अब आते हैं छठी अनुसूची में जो राज्य हैं, क्या उनपे भी लागू होता है, नहीं। ठीक है ना। छठी अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उनमें ये जो आपका भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सीएए 2019 था, ठीक है ना, ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, लागू नहीं होता। शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो एरिया है वहां पे भी क्या नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं, जब हम नागरिकता पढ़ते हैं ना, नागरिकता पढ़ते हैं तो हमें 2 चीजों के बारे में और जिक्र होता है, जब बेसिकली ऐसे ही पूछा भी जाता है कि पासपोर्ट और वीजा। ठीक है ना, पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट और वीजा के बारे में पूछा जाता है कि पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है, ठीक है ना, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में, क्योंकि जब नागरिकता पढ़ते हो तो इन दोनों के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक, पासपोर्ट और वीजा के बारे में देखते हैं। और एक वर्ड यूज और होता है एनआरआई के, एनआरआई यूज होता है, एनआरआई वर्ड यूज होता है। तीनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो हम क्या है, पासपोर्ट और वीजा के बारे में देख लेते हैं। पासपोर्ट और वीजा, पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट, वीजा। चलो इसको एक सिनारियो से देखते हैं। मान लो क्या है, भारत। अब यहाँ पे एक आदमी रह रहा है, आदमी का नाम है मान लो श्याम। ठीक है ना, एक आदमी है, आदमी का नाम क्या है, श्याम। अब श्याम को क्या करना है, दूसरे देश घूमना है। मान लो इसको कहाँ जाना है, इटली जाना है। मान लो ये इटली, ठीक है ना, जिसको घूमने कहाँ जाना है, इटली जाना है। ठीक, भारत का एक आदमी है श्याम को कहाँ जाना है, घूमने, इटली जाना है। अब इटली जाना है ना, तो क्या होगा, एक तो पासपोर्ट और एक वीजा। ठीक है ना, दोनों के बारे में जिक्र होता है। पहले पासपोर्ट देखते हैं। तो भारत देश क्या करेगा, इस श्याम को एक पासपोर्ट देगा। ठीक है ना, पासपोर्ट। अब होता क्या है, पासपोर्ट एक क्या है, पहचान पत्र है। ठीक, पासपोर्ट आपका क्या है, पहचान पत्र। कहाँ पे, दूसरे देश में आपके लिए क्या काम करेगा, पासपोर्ट क्या काम करेगा, पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। दूसरे देश में आपको जाना है तो दूसरे देश में ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, पहचान पत्र दिखाना। तो वहां आप जाके आधार कार्ड तो नहीं दिखा सकते, यदि आधार कार्ड करके, ठीक है ना, तो आधार कार्ड वहां नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या दिया जाएगा, भारत देश के द्वारा, ठीक है ना, भारत के द्वारा क्या दिया जाएगा, आपको एक पासपोर्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पासपोर्ट दिया जाएगा। ये पासपोर्ट जो है आपको जब इटली जाओगे तो आपके किसके रूप में काम किया जाएगा, क्या करेगा, पहचान पत्र के रूप में। ठीक है ना, कि आप क्या हो, इस देश के नागरिक हो, यहाँ आए हो करके आपका क्या है, वो पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। अब आते हैं वीजा के बारे में। अब वीजा क्या है, ट्रेवलिंग के लिए। ठीक है ना, वीजा क्या है, वीजा जिस देश में मुझे जाना है। जैसे मैं भारत से इटली जा रहा हूँ तो इटली क्या करेगा, मुझे वीजा देगा। क्या देगा, वीजा। अब वीजा क्या है, एक परमिट है। वीजा क्या है, एक परमिट है। ठीक है ना, वीजा क्या है, एक परमिट है। क्या करने के लिए, ये जो इटली है ना, इटली में अगर मुझे घूमना वगैरह, तो अलग अलग टाइप के वीजा होता है, बिजनेस वीजा, ठीक है ना, या फिर आपका वर्क वीजा, बहुत सारे टाइप के वीजा होते हैं। तो वो क्या देगा, मुझे वीजा देगा। ठीक है ना, वीजा देगा। वीजा एक क्या है, परमिट है।
किस देश के लिए? ये जो इटली है ना, इटली में रहने घूमने, ठीक है ना, रहने घूमने खाने पीने का क्या है? परमिट है। कहाँ पे? इटली पे। अब जिस देश में जाना है वो मुझे वीजा देगा, और जिस देश से मुझे जाना है वो क्या देगा? पासपोर्ट देगा। तो पासपोर्ट क्या है आपका? पासपोर्ट एक क्या है आपका? पहचान पत्र है। लेकिन वीजा क्या है? वीजा जो आपका क्या है? परमिट है। कहाँ पे? जहाँ पे जा रहे हो ना, वहां पे रहने खाने पीने का क्या है? वीजा है। तो अलग अलग टाइप का वीजा होता है। वर्क वीजा होता है, ठीक है ना, बिजनेस वीजा होता है, अलग अलग टाइप का। जैसे बिजनेस पर्पज से जाना है तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहता है। मेनली जो है ना, परमिट जो है, वीजा जो है 30 दिन से 180 दिन के बीच के लिए होता है, ठीक है ना। 30 दिन से 180 दिन के लिए होता है। क्या चीज आपका? पर जो वीजा। अगर मैं पासपोर्ट का देखूं, पासपोर्ट बेसिकली जो है ना 10 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बाद में इसको क्या किया जाता है? रिन्यूअल किया जाता है। ठीक, पासपोर्ट जैसे एक्सपायर हो गया तो क्या किया जाएगा? उसका रिन्यूअल कराया जाता है। आपका जो वीजा है, परमिट है, परमिट जो है 30 दिन से लेके 180 दिन के बीच के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि पासपोर्ट जो है ना, अगर मुझे दो देश के बीच में कंपेयर करके या फिर किसी एक व्यक्ति को क्या करना है, एक देश से दूसरे देश जाना है, तो उसके पहचान के लिए क्या दिया जाएगा? पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा पासपोर्ट। ठीक, अगर मुझे इटली जाना है तो इटली वाले मुझे क्या देंगे? वीजा देंगे। इस वीजा का मतलब है वहां परमिट, वहां जाने रहने के लिए क्या दिया जाएगा? परमिट दिया जाएगा। किसके द्वारा? इटली। तो ये बेसिक डिफरेंस है किस पे? पासपोर्ट और वीजा। ठीक है। एक आता है आपका एनआरआई। एनआरआई का बहुत जिक्र होता है, ठीक है, एनआरआई वगैरह का। अब क्या है कि भारत जो देश है ना, जैसे भारत है, तो किसी को क्या है? एनआरआई के रूप में क्या कर सकता है? आप रजिस्टर कर सकता है। अब एनआरआई होने के में क्या क्या फायदा है कि आपको क्या दे दिया जाएगा? भारत के लिए आजन्म वीजा दे। अभी समझ में आ गया ना वीजा? तो आजन्म वीजा मतलब कभी भी आ जा सकते हो, तो आजन्म वीजा दे दिया जाएगा आपको, अगर आप एनआरआई हो तब के केस, ठीक है ना। और आपको जैसे आप यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ पे आ रहे हो तो आपको जब आते हो ना, जैसे भारत आ रहे हो या फिर कहीं पे विदेश जाते हो, जैसे यहाँ इटली के लोग कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। तो सबसे पहले आने के बाद क्या है? थाने में क्या दिया जाता है? एक आवेदन दिया जाता है कि ये आया है, यहाँ से आया है, ऐसे करके क्या है? सूचना दिया जाता है थाने में। ठीक, तो वैसे ही क्या है आपको बार बार, जैसे भारत में आ रहा हूँ, इटली में रह रहा हूँ, भारत में एक बार आया, 15-20 दिन के बाद चला गया, 1-2 दिन बाद, 15-20 दिन के बाद फिर आया, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा? जितनी बार मैं आऊंगा उतनी बार मुझे आवेदन देना पड़ेगा यहाँ पे थाना। तो इसमें भी छूट मिल जाता है आपको, अगर आप एनआरआई हो तब, ठीक है ना। एक बार आप दे दिए आवेदन, उसके बाद हो गया, ठीक है। तो वीजा पासपोर्ट में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गई। वीजा क्या है? वीजा कौन देगा? जहां पे मुझे जाना है। तो परमिट है, परमिट किसके? यहाँ के लिए, जैसे इटली में जाना है तो इटली में मुझे वहां रहने खाने पीने वर्क के लिए क्या दिया जाएगा? वीजा दिया जाएगा। लेकिन पासपोर्ट क्या है? जिस देश से आ रहे हैं वो देश देगा, जो देश देगा क्या? किसके लिए? पहचान के लिए, आपके दूसरे देश में पहचान पत्र का काम करेगा, क्या आपका पासपोर्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नागरिकता, जिसमें भाग 2 में हमें पढ़ना था क्या? नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है ना। तो इतना चीजें बस याद रखिएगा। नागरिकता से ज्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है। अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है, उससे बनता है। और कभी कभी आपके स्टेटमेंट वगैरह में किन किन कारणों से, किन किन ग्राउंड्स पे आप क्या है, आपको नागरिकता मिल सकता है, सिटीजनशिप मिल सकता है, उसके बारे में पूछता है। साथ ही साथ सीए जो 2019 है, उसके बारे में बहुत बार पूछा गया कि कौन कौन निम्नलिखित में से, ऐसा पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धर्म है इंक्लूड नहीं है, या फिर जो पूछ दिया कि क्या पूर्वोत्तर या फिर जो छठी अनुसूची में कोई जो राज्य जो दर्ज है, उन राज्य में सीए जो 2019 था वो लागू हुआ कि नहीं, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होगा आपका नागरिकता आज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आपका अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, फॉर्म वगैरह भराना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी पॉलिटी के साथ साथ आपका मैथ्स का सीरीज चल रहा है, देखते हैं आपका हिंदी वगैरह का, उसका भी सीरीज चलाने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, थैंक यू सो मच।